वो कुत्ता अपना बड़ा सा मुंह खोलने लग जाता है, जैसे वो उन दोनों को खाने वाला हो। डायना की तो समझ ही नहीं आ रहा था वो क्या करे। यामिनी उसी वक्त अपनी आंखें बंद करती है और अगले ही पल उसके सिर पर उसका ताज आ जाता है। यामिनी के सिर पर ताज आते ही ढेर सारे जुगनू हवेली के अंदर आने लग जाते हैं। कुछ जुगनू के झुंड हवेली के गेट से अंदर आते हैं, तो कुछ खिड़की से तो कुछ छत से, जो अभी अभी उस कुत्ते के सिर के टकराने के कारण टूट गई थी, जिस कारण हवेली की दीवारें भी चटकना चालू हो गई थी। उनमें बड़ी बड़ी दरारें पड़ने लग गई थी, जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि हवेली किसी भी वक्त गिर सकती थी। देखते ही देखते सारे जुगनू एक साथ इकट्ठा होने लग जाते हैं, जैसे वो भी किसी चीज का आकार ले रहे हो। ठीक यामिनी के सामने यामिनी सारे जुगनुओं पर अपनी नजर जमाए हुए थी, जैसे वो उन्हें अपनी आंखों से ऑपरेट कर रही हो, उन्हें बता रही हो कि उन जुगनुओं को क्या करना है। काला कुत्ता अपना मुंह अभिमन्यु और युग के पास ले जाता है और उन दोनों को खाने के लिए अपना मुंह खोलने लग जाता है। उसके इतने पैने नुकीले दांत थे कि अगर वो जरा सा भी युग और अभिमन्यु से टकरा जाते तो उसी वक्त वो दोनों दो हिस्सों में बंट जाते। वो कुत्ता युग और अभिमन्यु को कुछ करता उससे पहले ही यामिनी अपनी नजरें उस कुत्ते की तरफ कर देती है और सारे जुगनू युग के पास चले जाते हैं। वो कुत्ता युग और अभिमन्यु को कुछ करता उससे पहले ही सारे जुगनू एक साथ मिलते हैं और एक बड़े से जुगनू में बदल जाते हैं, उतने ही बड़े आकार में जितने बड़े आकार में कुत्ता था। वो बड़े से जुगनू का मुंह कुत्ते के मुंह से टकरा जाता है। वो कुत्ता पीछे की तरफ जाने लग जाता है, अपना मुंह युग और अभिमन्यु से दूर ले जाने लग जाता है। वो जुगनू उस कुत्ते को दूसरी तरफ ढकेलने लग जाता है। उसी वक्त वो कुत्ता अपना बड़ा सा मुंह खोलता है और उस जुगनू को पूरा का पूरा निकल जाता है। उस बड़े से जुगनू को खा लेता है, उसे उड़ने का मौका ही नहीं देता है। ये मंजर देखकर यामिनी कांप जाती है। एक पल के लिए उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता है। डायना की भी समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता था। युग और अभिमन्यु भी डर से कांप गए थे। यामिनी मन ही मन बड़बड़ाती है, ये कैसे हो सकता है? ये कुत्ता इतना ताकतवर कैसे हो सकता है कि इसने मेरे जुगनुओं को मात दे दी? अब मैं क्या करूं? वो कुत्ता गुस्से के साथ घूरने लग जाता है और फिर अपना मुंह युग और अभिमन्यु के पास ले जाने लग जाता है, उन दोनों को खाने के लिए। वो कुत्ता उन दोनों को भी निगलना चाहता था, जिस तरह से उसने बड़े से जुगनू को निकला था। यामिनी के अब कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। युग और अभिमन्यु भी समझ गए थे कि वो उस कुत्ते का हाथों से सामना नहीं कर सकते। उस कुत्ते का मुंह युग और अभिमन्यु को खाने के लिए धीरे धीरे उन दोनों के पास आ ही रहा था कि तभी वो कुत्ता जहां पर था वहीं पर रुक जाता है। उस कुत्ते को अचानक से रुकता हुआ देखकर युग और अभिमन्यु भी शॉक्ड हो जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता है कि वो कुत्ता क्यों रुक गया था। देखते ही देखते वो काला कुत्ता उल्टा लेट जाता है। वो दर्द से तड़पने लग जाता है, जैसे उसे अंदर ही अंदर दर्द हो रहा हो। जब यामिनी गौर से उस कुत्ते के पूरे शरीर को देखती है तो नोटिस करती है कि उसके पेट में हलचल हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके पेट के अंदर कुछ हो रहा है, कोई चीज हो जो हिल रही हो। देखते ही देखते कुत्ते के पेट के अंदर पीली रोशनी चमकने लग जाती है। वो पीली रोशनी किसी और चीज की नहीं बल्कि उस बड़े से जुगनू की थी जिसे उस कुत्ते ने निगल लिया था। वो जुगनू अभी भी जिंदा था, जो इस वक्त उस कुत्ते के पेट के अंदर था। देखते ही देखते वो पीली रोशनी बढ़ने लग जाती है, कुत्ते के पेट के अंदर से बाहर निकलने लग जाती है। अगले ही पल उस काले कुत्ते का पेट फट जाता है और बड़ा सा जुगनू दिखाई देने लग जाता है, जिसके पीछे का हिस्सा पीली रोशनी में चमके जा रहा था। देखते ही देखते वो पीली रोशनी लाल रोशनी में बदलने लग जाती है और उसमें से आग निकलने लग जाती है। वो कुत्ता जलने लग जाता है। दर्द से तड़पती हुई उसकी चीख हवेली के अंदर गूंजने लग जाती है। जैसे ही उस कुत्ते के शरीर में आग लगती है, वो जुगनू उसके पेट में से बाहर निकल जाता है। वो कुत्ता जलकर वापस से राख में बदल जाता है। फर्श पर राख फैल जाती है। उस कुत्ते के राख होते ही बड़ा सा जुगनू भी अगले ही पल गायब हो जाता है। अभिमन्यु जो फर्श पर ही पड़ा हुआ था, डायना तुरंत उसके पास पहुंचती है और उससे कहती है, तुम ठीक हो ना अभी? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? अभिमन्यु फर्श पर से उठते हुए जवाब देता है, मैं ठीक हूँ डायना, तुम तो ठीक हो ना? युग अगले ही पल अभिमन्यु से पूछता है, अब तो ये अघोरी मर गया ना? अब ये फिर वापस से जिंदा तो नहीं हो जाएगा किसी दूसरे रूप में? अभिमन्यु अघोरी की राख को देखते हुए कहता है, ये वापस से जिंदा हो सकता है युग, इसके अंदर जान आ सकती है। ये मर तो गया है पर अभी तक शांत नहीं हुआ है। युग हैरानी के साथ पलटकर पूछता है, अगर ये अभी तक शांत नहीं हुआ है तो फिर कैसे शांत होगा अभिमन्यु? अभिमन्यु युग के सवाल का कुछ जवाब नहीं देता है। उसके पास खुद युग के सवाल का कोई जवाब मौजूद नहीं था। वो अघोरी की राख को देखकर सोचने लग जाता है कि वो क्या करे, वो किस तरह से अघोरी को शांत कर सकता है।
अभिमन्यु इस बारे में सोच ही रहा था कि हवेली की दीवारों पर जो दरारें पड़ी थी वो और भी ज्यादा बड़ी होने लग जाती हैं। दीवारें अपने आप टूटने लग जाती हैं। युग हड़बड़ाहट के साथ अभिमन्यु से कहता है, जल्दी कुछ सोच अभिमन्यु, जल्दी सोच कुछ, वरना ये हवेली ढह जाएगी और हम यहीं पर फंस जाएंगे। अभिमन्यु बौखलाहट के साथ कहता है, हाँ सोच रहा हूँ युग, कुछ वक्त तो दे। अभिमन्यु इस बारे में सोच ही रहा था कि तभी उसके दिमाग में कुछ आता है और वो झट से बोल पड़ता है, एक तरीका है जिससे इसे शांत किया जा सकता है। यामिनी तुरंत अभिमन्यु से पूछती है, क्या तरीका है अभिमन्यु, जल्दी बताओ। अभिमन्यु यामिनी की बात का जवाब देते हुए कहता है, हमारे पृथ्वी लोक में किसी भी इंसान को इस लोक से तभी मुक्ति मिलती है जब हम उसकी अस्थियों को नदी में बहा देते हैं। और देखा जाए तो भले ही इस अघोरी के पास तांत्रिक शक्तियां हो, पर है तो ये एक इंसान ही ना। और पौराणिक रीतियों के अनुसार हमें भी इसकी अस्थियों को नदी में प्रवाहित करना होगा। उसके बाद ये शांत हो जाएगा, फिर वो काला साया कभी से दोबारा जिंदा नहीं कर पाएगा। डायना अभिमन्यु का साथ देते हुए कहती है, अभी सही कह रहा है, हमें यही करना चाहिए, मुझे भी यही करना सही लगता है। युग अभिमन्यु को एकटक देखते हुए कहता है, पर अगर तब भी ये शांत नहीं हुआ तो? अभिमन्यु युग को विश्वास दिलाते हुए कहता है, ये शांत हो जाएगा युग, भरोसा रख। वैसे भी अभी ये करने के अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं है, हमें ये करना ही होगा। युग कहता है, इस अघोरी की अस्थियों को तो हमें सिर्फ पानी में विसर्जित करना है ना, अगर हम इसे कुएं के अंदर प्रवाहित कर दे तो? अभिमन्यु युग को मना करते हुए कहता है, नहीं युग, अस्थियां कभी ठहरे हुए पानी में प्रवाहित नहीं की जाती हैं, हमें इसे नदी में ही प्रवाहित करना होगा, तभी इसे शांति मिलेगी। यामिनी एक लंबी आह भरते हुए कहती है, इसका मतलब हमें किश्नोई नदी जाना होगा, क्योंकि हमारे सबसे नजदीक वही एक नदी है। अभिमन्यु हामी भरते हुए कहता है, हाँ यामिनी, हमें वहीं पर जाना होगा इस अघोरी की अस्थियों को लेकर। डायना बीच में बोल पड़ती है, पर अभी अगर अघोरी की अस्थियां किश्नोई नदी ले जाते वक्त ये अघोरी बीच रास्ते में जिंदा हो गया तो फिर हम क्या करेंगे? देखा था ना तुमने, ये अघोरी हम चारों पर कितना भारी पड़ रहा था, बड़ी ही मुश्किल से वापस राख में बदला है ये। अभिमन्यु कुछ सोचते हुए कहता है, उसका भी इंतजाम है मेरे पास डायना। इतना कहकर अभिमन्यु वहां से जाता है और कुछ देर बाद लौट कर आता है तो उसके हाथ में एक बड़ा सा लाल कपड़ा था। अभिमन्यु वो लाल कपड़ा सबको दिखाते हुए कहता है, ये लाल कपड़ा रक्षा कवच की तरह काम करेगा, हमें अघोरी की अस्थियों को इसके अंदर भरना होगा। जब तक इस लाल कपड़े के अंदर अघोरी की अस्थियां होंगी, ये अघोरी फिर से कोई रूप नहीं ले पाएगा, ना ही जिंदा हो पाएगा। युग तुरंत अभिमन्यु से पूछता है, पर अभिमन्यु, तू कैसे कह सकता है कि वो अघोरी की अस्थियां इसके अंदर रखने से वो फिर से जिंदा नहीं हो पाएगा? अभिमन्यु कहता है, वो इसलिए युग, क्योंकि तुझे याद है जब हमने अघोरी की अस्थियों को कब्र में दफन किया था, उस वक्त भी कब्र में उसकी अस्थियों को दफन करने से पहले हमने उसकी अस्थियों को लाल कपड़े में बांधा था। और तू खुद देख सकता है कि अघोरी तब तक जिंदा नहीं हुआ था, वो तो बाद में जब उसकी राख उस लाल कपड़े में से निकली तब जाकर वो जिंदा हुआ है। युग समझ जाता है कि अभिमन्यु के कहने का क्या मतलब था। अब उसे भी अभिमन्यु की बात पर यकीन होने लग गया था। अभिमन्यु लाल कपड़ा फर्श पर फैलाते हुए कहता है, जल्दी करो, इसके अंदर भरो राख को। अभिमन्यु की ये बात कहते ही डायना नीचे झुकती है और अपने हाथों से लाल कपड़े के अंदर अघोरी की राख भरने लग जाती है। जैसे ही डायना एक मुट्ठी राख उस लाल कपड़े के अंदर रखती है, हवेली के कोने की दीवार गिरने लग जाती है। एक दीवार के गिरते ही बाकी सब भी जल्दी जल्दी डायना की मदद करने लग जाते हैं, अघोरी की राख को लाल कपड़े के अंदर रखने लग जाते हैं। कुछ ही देर में युग, यामिनी, अभिमन्यु और डायना अघोरी की राख को लाल कपड़े के अंदर भर देते हैं और उसमें 3 गांठ बांध देते हैं। जैसे ही वो चारों हवेली के अंदर से बाहर निकलते हैं, हवेली पूरी तरह ढह जाती है, वो तहस नहस हो जाती है, एक दीवार भी नहीं बचती है। युग हवेली को देखते हुए कहता है, बड़ी माँ और बड़े पापा तो यहीं रह गए, मैं तो उनकी बॉडी को वहां से निकाल ही नहीं पाया, मुझे उनकी बॉडी को लेकर आना होगा। इतना कहकर युग टूटी हुई इमारत की तरफ अपने कदम बढ़ा ही रहा था कि उसी वक्त यामिनी उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है, ये आप क्या कर रहे हैं युग बाबू? इस वक्त हमें जल्दी से जल्दी अघोरी की अस्थियों को किश्नोई नदी में प्रवाहित करना है और फिर उस झरने के पास जाना है, हम यहाँ पर वक्त नहीं गवा सकते। युग कहता है, मैं वक्त नहीं गवा रहा हूँ यामिनी, अपनी बड़ी माँ की लाश लेने जा रहा हूँ, मैं उन्हें ऐसे नहीं छोड़ सकता हूँ। मलबे में तब्दील हुई हवेली की तरफ जाना अभिमन्यु भी चाहता था, उसका एकास्त्र भी हवेली के मलबे में ही कहीं न कहीं दब गया था, पर वो जानता था अगर इस वक्त वो अंदर गया तो युग भी अंदर जाने की जिद करने लग जाएगा, जिससे खतरा और बढ़ सकता था। इसलिए अभिमन्यु भी अपने मन को मारते हुए युग को समझाते हुए कहता है, यामिनी सही कह रही है युग, इस वक्त हमारा यहाँ से निकलना जरूरी है। रही बात जानकी आंटी और दिलीप अंकल के शव की, तो उनके लिए हम बाद में आ जाएंगे।
अभिमन्यु के दबाव बनाने के कारण युग अभिमन्यु की बात मान जाता है और वो चारों किश्नोई नदी जाने के लिए निकल जाते हैं। इस तरफ चटर्जी स्पीड के साथ जिप्सी चला रहा था। काली बारिश अभी भी हो रही थी, जिस कारण चटर्जी को ज्यादा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वो बस स्पीड में जिप्सी चलाए जा रहा था। चटर्जी इतनी तेजी के साथ जिप्सी चला रहा था कि उसके पीछे पीछे जो सुदेश और बल्लू बाइक से उन दोनों का पीछा कर रहे थे, वो दोनों भी पीछे छूट गए थे। वो दोनों कहीं और ही निकल गए थे। वो कहीं दिखाई ही नहीं दे रहे थे। अमोदिता बार बार पीछे मुड़कर उन दोनों को देखने की कोशिश कर रही थी, पर वो दोनों उसे कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे थे। अमोदिता पीछे देखते हुए कहती है, माँ, पापा और बल्लू काका कहाँ रह गए? उनकी बाइक कहीं दिख नहीं रही है। कहीं उन्हें कुछ हो तो नहीं गया? मेरा तो जी बहुत घबरा रहा है माँ। रजनी चिढ़ते हुए एकदम धीरे से कहती है, अगर तेरा जी घबरा रहा है तो अपने जी पर काबू रख। आ रहे होंगे वो दोनों। इतनी जल्दी किस चीज की है तुझे? तू उनकी छोड़ और अपनी सोच। हमारी जान बच जाए वही काफी है। उन दोनों का जो होना होगा हो जाएगा। रजनी की बात सुनकर अमोदिता मुंह बनाने लग जाती है। कहती कुछ नहीं है, पर रजनी के मुंह से ये बात सुनकर अमोदिता के दिल से रजनी की जगह पूरी तरह उतर गई थी। चटर्जी जिप्सी चला ही रहा था कि उसकी जिप्सी डोलने लग जाती है, आजू बाजू हिलने लग जाती है। जिप्सी में बैठे हुए लोग भी अगल बगल हिलने लग जाते हैं। वर्चस्विनी चटर्जी से कहती है, क्या कर रहे हो चटर्जी? सीधे सीधे जिप्सी चलाओ ना। चटर्जी कहता है, मैं तो बिल्कुल ठीक जिप्सी चला रहा हूँ वर्चस्विनी मैम, पर पता नहीं जिप्सी को क्या हो रहा है, कैसे अपने आप हिल रही है। कायर डरते हुए कहता है, कहीं वो काला साया जिप्सी को कुछ कर तो नहीं रहा है? सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी।